हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हो सब? बढ़िया, मज़े में हो? जी सर, बढ़िया मज़े में है। मैं भी एकदम ठीक बढ़िया हूँ। इससे पहले कि आप पूछो, मैंने अपने आप ही बता दिया। चलो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था अपना अकाउंटिंग का सब्जेक्ट, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने लास्ट क्लास में क्या क्या देखा था? हमने लास्ट टू लास्ट क्लास में सबसे पहले हमने फर्स्ट लेक्चर में हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन देखी थी, ठीक है। फिर कुछ मैंने आपको टर्म्स बताए थे। उसके बाद लास्ट वाली क्लास में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स करे थे अकाउंटिंग के। अकाउंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से थे, एक बार फटाफट से हम रिवाइज करते हैं, सो दैट हमारे दिमाग में वो रिफ्रेश हो जाए चीज़ें, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग। एक सेकेंड, ठीक है जी, ठीक है सर। एक हमने किया है मेरे दोस्त, एक था हमारा रिकॉर्डिंग, एक था हमारा क्लासिफाइंग, एक था हमारा समराइजिंग, रिकॉर्डिंग में क्या किया था हमने? रिकॉर्ड करते हैं हम जो फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शंस होती हैं उसको रिकॉर्ड करेंगे। क्लासिफाइंग में क्या करते हैं हम? लेजर पोस्टिंग करते हैं, लेजर अकाउंट्स बनाते हैं, मतलब जो जिस हेड में जाना चाहिए उसको उसी हेड में ट्रांसफर करेंगे। जैसे सैलरी का मैंने लास्ट क्लास में एग्जांपल दिया था कि अगर कोई आइटम है जो सैलरी में जानी चाहिए तो उसको हम सैलरी में ही लेके चलेंगे, ठीक है ना। जैसे हमने बड़े सारे एम्प्लॉयज़ को सैलरी दी, ABCD XYZ को सैलरी दी, तो इसको सैलरी के हेड में डालेंगे। सैलरी के हेड में डालेंगे बोले तो किस अकाउंट में लेके जाएंगे? इसको हम सैलरी अकाउंट में लेके जाएंगे अंडर दी लेजर बुक्स में, ठीक है। रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। उसके बाद क्या था? एक हमने किया था एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, एक हमने किया था कम्युनिकेटिंग, ठीक है। एक हमने किया था दोस्त आइडेंटिफाइंग, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। आइडेंटिफाई करना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को एंड इवेंट्स को। उसके बाद मेजरिंग दी आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शंस, ठीक है जी। हमने 7 पॉइंट किए थे, फटाफट से मैं बता देता हूँ हमने क्या क्या पढ़ा था इसमें। आप होपफुली आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, जब आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। सबसे पहले दोस्तों हमने रिकॉर्डिंग किया, तो रिकॉर्डिंग में मैंने क्या बोला था कि हम जो फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शंस होती है उसको हम रिकॉर्ड करके चलते हैं। फिर हमने किया था क्लासीफाई। क्लासीफाई में मैंने बताया था आपको हम लेजर पोस्टिंग करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ लेजर बनाते हैं हम लोग इसमें। बेसिकली कि जोन से जिस साइड में जाना चाहिए उस साइड के अंदर उसको डालेंगे, और बेसिकली हमें क्या बनाना है? एक अकाउंट बनाना, लेजर अकाउंट बनाना है हमें इसमें, ठीक है जी सर। उसके बाद समराइज करते हैं, समराइज इन अंडरस्टैंडेबल मैनर एंड यूजफुल फॉर हुम, यूजफुल फॉर दी इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल यूजर्स के लिए उसको हम समराइज करेंगे। उसके बाद मेरे दोस्त एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करेंगे, मतलब एनालाइज करेंगे, अच्छा ये चीज़ें, और उसको इंटरप्रेट करेंगे कि इसका आगे क्या कर सकते हैं हम लोग। कि इंटरप्रेट करना मतलब समझना, समझ के हम इसके ऊपर आगे डिसीजन लेंगे कि बेसिकली अब हमें क्या करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए, विड्रॉ करना चाहिए, क्या करना चाहिए। उसके बाद है कम्युनिकेट करेंगे हम किसको? यूजर्स को। आइडेंटिफाई करेंगे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स को, इवेंट्स और आइडेंटिफाई करना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को। वो सारे ट्रांजैक्शन, वो सारे इवेंट्स जो फाइनेंशियल नेचर के उसको आइडेंटिफाई करना, ठीक है ना। वो सारे ट्रांजैक्शंस, वो सारे इवेंट्स जो फाइनेंशियल नेचर के हैं उसको आपको आइडेंटिफाई करना, दैट इज योर आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, ठीक है। मेजरिंग दी आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शंस, जो आपने आइडेंटिफाई करें ट्रांजैक्शन उसको मेजर करेंगे। मेजर किस टर्म्स में करेंगे हम लोग? मेजर जब भी हम करते हैं, मेजर करते हैं हम लोग मनी की टर्म्स में। मैंने आपको बताया था ना, मेजर किस टर्म्स में करेंगे? मेजर करेंगे हम लोग किस टर्म्स में? मनी की टर्म्स में, दैट इज द करेंसी ऑफ द कंट्री, ठीक है। सो मनी की टर्म्स में उसको हम
मेजर किया जाएगा इन टर्म्स ऑफ मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है जी सर, ऐसे करेंगे। ठीक है जी, तो लास्ट क्लास में हमने इतना किया था। ठीक है, बहुत अच्छे से हमने समझा था इसके बारे में, और हमने नोट्स भी बनाए थे साथ साथ। जहाँ ज़रूरी होगा वहाँ पे नोट्स बना के चलेंगे, सो दैट आई जस्ट डोंट वांट कि आप लोग बुक से रीड करें, क्योंकि बुक से रीड करने में कई बार क्या आता है, आलस आता है। वो कहते हैं यार सर ने समझा दिया ना, बाद में रीड कर लेंगे। सो अगर आपके पास नोट्स बने रहेंगे तो आप लोग क्या करोगे, रीड कर लोगे, गो थ्रू कर लोगे साथ के साथ ही। ठीक है ना, तो ये बेनिफिट है। एक है अकाउंटिंग इज एन आर्ट। अकाउंटिंग क्या एक कला है। डेफिनेशन में हमने पढ़ लिया था कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, पढ़ा था ना। तो बेसिकली अकाउंटिंग क्या एक आर्ट है। आर्ट क्या है, डांस करना एक कला है, गाना गाना एक कला है, दिस इज ऑल आर्ट। ठीक है ना, क्या ये आर्ट है। सो आर्ट इज द टेक्निक, आर्ट इज द टेक्निक which helps us to achieve our desired objective। सपोज मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, गाना गाना, तो आर्ट क्या, कला क्या है, कला क्या है, एक तरीका है, एक टेक्निक है जिससे मैं अपने गाने को गा सकता हूँ। ठीक है ना, कोई भी चीज़ करने के लिए क्या होती है, कला होती है। वैसे अकाउंटिंग भी एक कला है, अकाउंटिंग को भी करने के लिए हमारे पास क्या है, कला है, आर्ट है। ठीक है ना, गाना गाना उसके लिए एक अलग आर्ट है, आपको सारे सुर वगैरह देखने पड़ेंगे, आर्ट है, टेक्निक है। ठीक है, डांस करना उसके लिए अलग आर्ट है कि आप कौन सा डांस करना चाहते हैं, सालसा करना चाहते हैं, क्लासिकल करना चाहते हैं। ठीक है ना, सो ऑल दीज आर दी आर्ट्स। ठीक है, अब अकाउंटिंग में वो क्या कह रहा है, अकाउंटिंग भी एक आर्ट है, एक कला है। किस चीज़ की आर्ट है, किस चीज़ की कला है वो, रिकॉर्ड करने की, क्लासीफाई करने की, समराइज करने की, ठीक है, इंटरप्रेट करने की, कम्युनिकेट करने की, क्या चीज़ को, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स को, कौन से होने चाहिए, विच आर ऑफ अ फाइनेंशियल नेचर एटलीस्ट। ठीक है ना, जो कम से कम फाइनेंशियल नेचर के होने चाहिए। सो दिस ऑल अबाउट दी अकाउंटिंग आर्ट। सो अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ, अकाउंटिंग एक कला है। ठीक है ना, कला क्या, कला कुछ भी है। आपके पास किसी चीज़ की कला हो सकती है, मेरे पास किसी चीज़ की कला, मेरे पास पढ़ाने की कला है, जैसे क्या पता आपके पास गाना गाने की कला हो, आपके पास डांस करने की कला हो। सो सबके पास अपनी अपनी एक कला होती है। सो आर्ट क्या, अकाउंटिंग भी एक आर्ट है दोस्तों। ठीक है, so accounting is an art of recording, classifying and summarizing financial ट्रांजैक्शंस। ठीक है जी, अकाउंटिंग क्या है, कला है, आर्ट है। किस चीज़ की आर्ट है, रिकॉर्ड करने की, क्लासीफाई करने की, समराइज करने की, क्या को, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को। ठीक है जी, ओके जी। इट हेल्प्स अस इन knowing the profitability and financial position of the business। कह रहा है इट हेल्प्स अस, मदद करता है हमें, क्या चीज़, किस चीज़ के लिए मदद करता है हमें, नोइंग द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। हमारी क्या प्रॉफिटेबिलिटी और हमारी क्या फाइनेंशियल पोजीशन है बिजनेस की, उसको जानने में मदद करता है। हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ठीक है, और दूसरा हमने प्रॉफिट कितना कमाया, उसको जानने में मदद करता है। ठीक है जी, सो दो चीज़ें होगी। तो फाइनेंशियल पोजीशन हमें कहाँ से पता चलती है, बैलेंस शीट से जो हम बनाएंगे,
प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ से पता चलती है? ट्रेडिंग एंड SPL से बोल सकते हैं, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट से, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट से, जिसको SPL भी बोला जाता है, जिसको SPL भी बोला जाता है। सो दोस्तों, अकाउंटिंग एक आर्ट है किस चीज़ की? रिकॉर्ड करने की, क्लासीफाई करने की, समराइज करने की, किसको? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को। ठीक है सर, ये हमें क्या मदद करती है हमें? इट हेल्प्स अस इन नोइंग दी प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है और बिजनेस ने कितना प्रॉफिट कमाया, कितना गंवाया, कितना लॉस किया। सो इन सबको जानने के लिए ये हमें मदद करती है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग हेल्प्स अस इन नोइंग दी प्रॉफिटेबिलिटी बताने में मदद करती है, और दूसरा हमें फाइनेंशियल पोजीशन बताने में मदद करती है। हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है वो बताने में हमें ये मदद करती है। इसके लिए प्रॉफिटेबिलिटी जानने के लिए हमें अकाउंटिंग की मदद से हमें क्या? ट्रेडिंग और P&L अकाउंट बनाना पड़ता है, प्लस फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए हमें क्या बनाना पड़ता है? हमें बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या हो गया? फाइनेंशियल पोजीशन हो गया कि कंपनी की पोजीशन क्या है इस डेट को, इस पर्टिकुलर डेट को कंपनी कहाँ स्टैंड करती है। ठीक है ना, इस पर्टिकुलर डेट को कंपनी कहाँ स्टैंड करती है, दैट इज योर फाइनेंशियल पोजीशन। प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगा कि इस पूरे साल में मैंने कितना कमाया, इस पूरे साल में मैंने कितना कमाया, तो वो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी में आ जाएगा। ठीक है जी, ठीक है सर। पेन कहाँ है मेरा? आपके पास तो नहीं है? बुक कीपिंग देखते हैं बुक कीपिंग क्या होता है बताओ। Bookkeeping is an art of recording in the books of account the monetary aspect of commercial and financial transactions। बुक कीपिंग का सिंपल मतलब बताओ। बुक कीपिंग का सिंपल मतलब होता है रिकॉर्ड करना, बस रिकॉर्ड करना इज ऑल अबाउट द बुक कीपिंग। तो कह रहा है बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट किताबों में रिकॉर्ड करना क्या चीज़ को? द मॉनेटरी एस्पेक्ट ऑफ कमर्शियल एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। जो मॉनेटरी एस्पेक्ट होंगे कमर्शियल और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के, उसको आपको रिकॉर्ड करना है, इसको बोला जाता है बुक कीपिंग। ठीक है, जो मॉनेटरी एस्पेक्ट्स होंगे कमर्शियल और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के, जो मॉनेटरी जो पैसों वाले एस्पेक्ट्स होंगे कमर्शियल और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के, उसको रिकॉर्ड करना कहाँ पे? उसको रिकॉर्ड करना है आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, दैट इज नोन एज बुक कीपिंग। ठीक है, सो बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट द मॉनेटरी एस्पेक्ट। मॉनेटरी बोले तो वो जो पैसे से रिलेटेड जो अकाउंटिंग में किया है चेंज नहीं होगा, पैसों से रिलेटेड से ही हमें मतलब है, जो मनी से रिलेटेड है हमें खाली उन ट्रांजेक्शन से ही मतलब है। सो बुक्स ऑफ अकाउंट द मॉनेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ द कमर्शियल एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। जो मॉनेटरी एस्पेक्ट्स हैं हमारे पास उसके किसके? कमर्शियल और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जो भी हमने ट्रांजैक्शन करी, आप इतना समझो बिजनेस में जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई हैं उसमें जो पैसों से रिलेटेड होंगी उसको मेरे को क्या करना है? रिकॉर्ड करना है, उसको बोलते हैं बुक कीपिंग। ठीक है, बहुत सारी ट्रांजैक्शन में से जो मनी से रिलेटेड जो
ट्रांजैक्शंस होंगी, पैसों से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस होंगी उसको मेरे को रिकॉर्ड करना है कहाँ पे, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा आपका बुक कीपिंग। ठीक है जी, ठीक है जी, चलते हैं जी आगे। फाइनेंशियल मॉनेटरी एस्पेक्ट्स, ठीक है जी। एक डिफरेंस दिया होगा आपको, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। खोलिए, सबसे पहले कह रहा होगा स्कोप। स्कोप में क्या कह रहा है, बुक कीपिंग इज कंसर्न विद आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, मेजरिंग देम इन मनी टर्म्स, रिकॉर्डिंग देम इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड क्लासिफाइंग देम। कह रहा बुक कीपिंग क्या है, आइडेंटिफाई करो सबसे पहले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को। सबसे पहले ढूंढो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आपकी कौन सी हैं, ठीक है सर ढूंढ लेंगे, ठीक है। उसके बाद वो क्या कह रहा है, उसके बाद मेजरिंग देम इन मनी टर्म्स, उसको मेजर करो किसमें, मनी की टर्म्स में। उसको मेजर करेंगे हम किसमें, मनी की टर्म्स में, ठीक है सर मेजर भी हो जाएगा, पैसों से रिलेटेड वाली ट्रांजैक्शंस को हम मनी की टर्म्स में मेजर कर देंगे। उसको फिर रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड करने के बाद उसको क्या करो, क्लासीफाई करो। सबसे पहले ढूंढो, उसके बाद उसको मेजर करो मनी की टर्म्स में, उसके बाद उसको रिकॉर्ड करो, अच्छा ऐसे रिकॉर्डिंग करो, उसके बाद उसको क्लासीफाई करो, ठीक है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो, फिर उसको मेजर करो, फिर उसको रिकॉर्ड करो, फिर उसको क्लासीफाई करो। ये स्कोप था आपका बुक कीपिंग का। अकाउंटिंग में क्या कह रहा है, अकाउंटिंग में कह रहा है अकाउंटिंग इज द कंसर्न विद समराइजिंग द रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस, समराइज करना, छोटा करना रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस को, इंटरप्रेटिंग देम, इंटरप्रेट करना, एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट, रिजल्ट्स को कम्युनिकेट करना। सो इसमें क्या क्या आता है, समराइजिंग, समराइजिंग दी रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन, जो भी आपने ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करी हैं उसको आप समराइज करोगे। उसके बाद इंटरप्रेटिंग देम, उसके बाद उसको इंटरप्रेट करेंगे। उसके बाद कम्युनिकेटिंग दी रिजल्ट्स, ठीक है। यहाँ तक जो काम है क्लासीफाइंग तक का है। क्लासीफाई के बाद बुक कीपिंग का काम खत्म, क्लासीफाई के बाद बुक कीपिंग का काम खत्म, ठीक है। उसके बाद हमारा अकाउंटिंग का काम स्टार्ट। वो क्या कहता है, वो कहता है जी समराइज करो, सबसे पहले समराइज करेंगे बड़ी इन्फॉर्मेशन को छोटा, उसके बाद उसको इंटरप्रेट करो, उसके बाद उसके रिजल्ट को कम्युनिकेट करो, ठीक है जी। फर्स्ट क्या था, सबसे पहले बुक कीपिंग में आइडेंटिफाई करेंगे, फिर मेजर करेंगे मनी की टर्म्स में, फिर उसको रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद उसको क्लासीफाई कर देंगे। अकाउंटिंग में क्या कह रहा है, बड़ी इन्फॉर्मेशन को समराइज करो, इंटरप्रेट करो, इंटरप्रेट करने के बाद क्या करो, आप उसको रिजल्ट्स को कम्युनिकेट करो। इसके बाद कह रहा है स्टेज, कह रहा है बुक कीपिंग जो है प्राइमरी स्टेज होता है बुक कीपिंग का, ठीक है। इट इज द बेसिस फॉर अकाउंटिंग, बुक कीपिंग अकाउंटिंग के लिए बेस है, बुक कीपिंग के अकाउंटिंग के लिए बेस होता है, ठीक है जी। मतलब बुक कीपिंग के बिना अकाउंटिंग पॉसिबल नहीं है, अगर इन शॉर्ट बोल दूं। अगर ये प्राइमरी स्टेज है बुक कीपिंग, तो अकाउंटिंग क्या आपकी सेकेंडरी स्टेज है। जी सर, ये तब स्टार्ट होगी जब बुक कीपिंग खत्म होगी। तो क्या लिखा होगा, इट बिगिंस वेयर बुक कीपिंग एंड्स, ये तब स्टार्ट होगी जब बुक कीपिंग आपकी खत्म हो जाएगी। सो प्राइमरी स्टेज क्या है बुक कीपिंग, सेकेंडरी स्टेज क्या है अकाउंटिंग। ये अकाउंटिंग का बेस होती है, बुक कीपिंग क्या अकाउंटिंग का बेस है। और अकाउंटिंग कब स्टार्ट होती है, अकाउंटिंग तब स्टार्ट होगी जब बुक कीपिंग आपकी खत्म हो जाएगी, ठीक है सर। उसके बाद कह रहा है इसका ऑब्जेक्टिव क्या, ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। बुक कीपिंग ऑब्जेक्टिव क्या है, मेंटेन करना सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, ठीक है। बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, मेंटेन
सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। ठीक है, बुक कीपिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है? मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो भी आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती हैं उसके रिकॉर्ड्स को सिस्टमैटिकली मेंटेन करना। ठीक है जी, बुक कीपिंग इज व्हाट? बुक कीपिंग इज टू मेंटेन दी सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। सिस्टमैटिकली आप रिकॉर्ड करो। जैसे मैं बोल सकता हूँ कि सिस्टमैटिकली रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस में, जैसे एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, जैसे डेट वाइज भी ले सकते हैं हम, कि सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो 1 तारीख की है उसको 1 तारीख को रिकॉर्ड करो, 3 की 3 को रिकॉर्ड करो, 5 की 5 को, 6 की 6 को, 8 की 8 को, 9 की 9 को, 10 की 10 को, ऐसे आप रिकॉर्ड करो सिस्टमैटिकली। ठीक है ना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, इसको बोलते हैं बेसिकली क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो आप इसको क्या करो, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करो, 1 की 1 को करो, 3 की 3 को करो। ऐसा नहीं होना चाहिए जो 1 तारीख की ट्रांजैक्शन है आप उसको 6 तारीख को रिकॉर्ड कर रहे हो, जो 3 तारीख की ट्रांजैक्शन है आप उसको 8 तारीख को रिकॉर्ड कर रहे हो, जो 5 तारीख की ट्रांजैक्शन है उसको आप 10 तारीख को रिकॉर्ड कर रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। सिस्टमैटिकली आप प्रॉपर्ली तरीके से आप इसको रिकॉर्ड करके चलेंगे। और यहाँ पे क्या करें, तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का क्या ऑब्जेक्टिव होता है इसका? तो अकाउंटिंग क्या होता है? नेट प्रॉफिट निकालना। इज टू एसरटेन द नेट रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशन एंड फाइनेंशियल पोजीशन एंड टू कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड पार्टीज। क्या है इसका? नेट रिजल्ट्स कैलकुलेट करना एंड फाइनेंशियल पोजीशन को कैलकुलेट करना। ठीक है जी, नेट रिजल्ट्स एंड फाइनेंशियल पोजीशन को आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पे। एंड देन कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स, एंड देन कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स। किसको? टू द इंटरेस्टेड पार्टीज। ठीक है जी। सो दोस्तों अकाउंटिंग क्या होगा? अकाउंटिंग नेट रिजल्ट्स एंड फाइनेंशियल पोजीशन। अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है कि कैलकुलेट करें, आप क्या कैलकुलेट करें? अपना नेट रिजल्ट, आपके का कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है वो नेट रिजल्ट होता है, एंड फाइनेंशियल पोजीशन निकाले। ठीक है, जो बैलेंस शीट की मदद से पता चलेगी। एंड देन कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स टू इंटरेस्टेड पार्टीज। उसके बाद क्या करें? कम्युनिकेट करेंगे रिजल्ट्स किसको? अपनी इंटरेस्टेड पार्टीज को। इंटरेस्टेड पार्टीज बोले तो यूजर्स, सप्लायर, और जो आपका क्रेडिटर, शेयर होल्डर्स, और बोल सकते हैं हम लोग बैंकर्स जो हो गए जिनसे आपने लोन लिया हुआ है। उसके बाद नेचर ऑफ जॉब कह रहा है, बुक कीपिंग जो रूटीन नेचर का काम होता है, कोई भी करता है। मतलब हम कंपनी में अकाउंटेंट रखते हैं जो डेली बेसिस पे आपकी बुक कीपिंग करता है, आपकी रिकॉर्डिंग करता है। तो वो कह रहा है नेचर ऑफ जॉब में क्या कह रहा है? दिस जॉब इज रूटीन इन नेचर, रूटीन नेचर की जॉब होती है। और अकाउंटिंग में कह रहा है दिस जॉब इज एनालिटिकल एंड डायनेमिक इन नेचर। अकाउंटिंग क्या कह रहा है? दिस जॉब इज एनालिटिकल है एंड डायनेमिक इन नेचर। ठीक है, एक तो एनालिटिकल और दूसरी नेचर में डायनेमिक है। सो परफॉर्मेंस में कह रहा है इट बीइंग अ रूटीन वर्क इज परफॉर्म बाय जूनियर स्टाफ। और यहाँ पे कह रहा है इट बीइंग अ स्पेशलाइज्ड फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय सीनियर स्टाफ। बुक कीपिंग जो जूनियर स्टाफ काम करता है, रेगुलर नेचर का होता है। अकाउंटिंग जो स्पेशलाइज नेचर की होती है, इसलिए सीनियर स्टाफ की जरूरत होती है हमें। ठीक है, बुक कीपिंग रेगुलर नेचर का होता है इसलिए जूनियर स्टाफ कर देता है, बट जो अकाउंटिंग है वो स्पेशलाइज नेचर की होती है, इसके लिए हमें कौन सा स्टाफ चाहिए? स्पेशलाइज स्टाफ चाहिए। बुक कीपिंग कह रहा है मैकेनिकल इन नेचर एंड दस डज नॉट रिक्वायर स्पेशल स्किल्स। मतलब जो कुछ ना स्टेप्स हैं बुक कीपिंग के, तो अगर आपने वो फॉलो कर ली तो वही आपको हर बार फॉलो करने हैं। तो मैकेनिकल हो गया, मतलब रेपिटेटिव वर्क हो गया बेसिकली। ठीक है ना, बुक कीपिंग इज अ मैकेनिकल इन नेचर। मैकेनिकल इन नेचर बोले तो जो काम एक बार करो वही काम आपको दोबारा रिपीट करना है। सो इट डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल स्किल्स। कोई इसमें स्पेशल स्किल की जरूरत ही नहीं है। किसी भी बंदे को पकड़ के एक चीज समझा दो, उसको बार बार वही करनी है, तो इसमें स्पेशल स्किल की क्या जरूरत पड़ी? कुछ नहीं पड़ी। ठीक है जी। उसके बाद वो कह रहा है अकाउंटिंग रिक्वायर्स स्पेशल स्किल एंड एबिलिटी टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट। यहाँ पे स्पेशल स्किल नहीं चाहिए थी, बट अकाउंटिंग में हमें स्पेशल स्किल चाहिए तो रख लेंगे। ठीक है ना, अकाउंटिंग में हमें स्पेशल स्किल चाहिए एंड एबिलिटी टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है।
दोस्तों मेरे पास है एक, हमारे पास टॉपिक है नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के क्या क्या हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। आइए देखते हैं। बताइए ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग तो बहुत आसान है। रिकॉर्डिंग ऑफ व्हाट? रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। रिकॉर्ड करना में क्या चीज? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। ये तो सर हमें पता ही था, बस मैंने बोला ही आपको ऑब्जेक्टिव्स आपको सारे ही पता होंगे। सिंपल सी बात है। क्या लिखोगे इसके अंदर कि भाई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को हमें रिकॉर्ड करना है, या फिर वो सारी ट्रांजैक्शंस और वो इवेंट्स को रिकॉर्ड करना है जो फाइनेंशियल नेचर की है। ये क्या है? ऑब्जेक्टिव है किसका? अकाउंटिंग का। सो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू रिकॉर्ड द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, ऑफ द एंटरप्राइज। ठीक है जी, सिंपल सी बात है। तो रिकॉर्ड करना। सेकंड देखते हैं। डिटरमाइन करना क्या चीज दोस्तों? प्रॉफिट और लॉस। कितना मेरे को फायदा हुआ भाई। कोई भी अगर आप बिजनेस चलाओगे तो आपको ये तो पता होना चाहिए ना आपके, और आप पता होना चाहिए और आपको इंटरेस्टेड भी हो आप जानने में कि कितना आपको फायदा है, कितना आपको नुकसान है। ऑब्वियसली अब मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ या आप कोई बिजनेस कर रहे हो, तो अगर मुझे जब तक ये नहीं पता चलेगा कि कितना फायदा है कितना नुकसान है, तो मैं उस बिजनेस को आगे कंटिन्यू कैसे करूंगा? ठीक है ना। सो अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव ये भी है कि वो में डिटरमाइन करता है कि कितना हमारा प्रॉफिट है और कितना लॉस है। कैलकुलेट करवाता है हमें कि हमारी इस एंटरप्राइज में हमें कितना फायदा है या हमें कितना नुकसान हो रहा है। ठीक है ना। सो इट इज ऑल्सो हेल्पफुल टू डिटरमाइन द प्रॉफिट और लॉस। सो द अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज डिटरमाइन द प्रॉफिट और लॉस। डिटरमाइन करना हमें प्रॉफिट और लॉस को। ठीक है जी। तो बेसिकली इसको फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी बोल सकते हैं हम लोग कि कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है। बोले तो कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया, कंपनी ने कितना लॉस कमाया। ठीक है जी। तो बेसिकली प्रॉफिट और लॉस हमें कैसे पता चलता है? हमें बनाना पड़ता है यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। हमें ये बनाना पड़ता है। इससे हमें क्या पता चलता है? हमें कंपनी के नेट प्रॉफिट है या नेट लॉसेज है। ठीक है ना। हमें इस स्टेटमेंट से पता चलता है कि कंपनी के पास प्रॉफिट है या कंपनी के पास लॉसेज है। ठीक है सर। इसके बाद हमारे पास डिटरमाइन, अनदर ऑब्जेक्टिव क्या है? डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन को आपको क्या करना है? डिटरमाइन करना है। तो आपका क्या अनदर ऑब्जेक्टिव है? अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू डिटरमाइन दी फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है ना। इट इज known from the बैलेंस शीट। ठीक है जी। फाइनेंशियल पोजीशन हम लोग कैसे बनाते हैं? फाइनेंशियल पोजीशन हमें कैसे पता चलेगी? इसके लिए हमें बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, और प्रॉफिट और लॉस के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है दोस्तों। ठीक है भाइयों बंधुओं, सही है सब कुछ? सब सही चल रहा है? मजे में? हंसी मजाक करके पढ़ना है यार, सीरियस होकर नहीं पढ़ना, सिंसियर होकर पढ़ना है। ठीक है ना। नया नया सब्जेक्ट है, पढ़ेंगे अपना मस्ती मजे में। बोर तो नहीं हो रहे ना? मजा आ रहा ना? जी सर मजा आ रहा है। तो दोस्तों पहला ऑब्जेक्टिव क्या था अकाउंटिंग का? रिकॉर्ड करना क्या? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स को। ठीक है सर, रिकॉर्ड कर देंगे। डिटरमाइन करना सेकंड ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस को आपको क्या करना है? डिटरमाइन करना है। डिटरमाइन कैसे होगा? आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनानी पड़ेगी। इसके थ्रू आप क्या करोगे? डिटरमाइन करोगे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का दूसरा नाम क्या है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद हमें क्या कह रहा है? थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या मेरा?
डिटरमाइन करना मेरे को अपनी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन। अब मैं अपनी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को कैसे डिटरमाइन करूंगा? फाइनेंशियल पोजीशन डिटरमाइन करने के लिए हमें बनानी होती है बैलेंस शीट। क्या बनानी पड़ती है हमें सर? क्या बनानी पड़ती है? हाँ जी सर, हाँ जी दोस्तों, हमें बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। इसको आगे सीखेंगे बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है। बट अब ये समझो कि इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ता है, फाइनेंशियल पोजीशन के लिए हमें क्या बनानी पड़ती है, बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। तो बेसिकली हमें बताएगा कि हमने पूरे साल में कितना पैसा कमाया और कितना पैसा गवाया, ये बताएगा ना। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनती है पूरे साल के लिए, ठीक है ना, कि भाई इस पूरे साल बनती तो साल के एंड में, बट ये हमें ये बताता है कि पूरे साल में, पूरे ईयर में मैंने कितना कमा लिया या फिर मैंने कितना गवा लिया, मेरे को प्रॉफिट हुआ है पूरे साल में, मेरे को लॉस हुआ, सारे के सारे खर्चे, सारी की सारी इनकम एक जगह करने के बाद, सारी कैलकुलेशन करने के बाद मैं ये देखता हूँ कि भैया मेरे को क्या फायदा हुआ या मेरे को लॉस हुआ, ठीक है ना। तो कौन बताएगा मेरे को? ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू मैं इसको जान सकता हूँ। और फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए दोस्तों क्या करना पड़ता है मेरे को? फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए मेरे को बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। बैलेंस शीट मेरे को ये बताती है कि इस पर्टिकुलर डेट पे, इस पर्टिकुलर डेट पे, जैसे कि मैंने बोला 31 मार्च 2017, अब मैं देखूंगा इस डेट को बैलेंस शीट बनेगी मेरी जो बैलेंस शीट बनेगी वो इस डेट को बनेगी, 31 मार्च 2017 को, 31 मार्च 2017 को मेरी बैलेंस शीट बनेगी। इस डेट को वो मेरे को क्या बताएगी? इस डेट को बैलेंस शीट जो बनेगी वो मेरे को ये बताएगी कि मेरी कंपनी के पास कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज़ हैं, क्या मेरे पास एसेट्स जो हैं और क्या मेरे पास जो लायबिलिटीज़ हैं, क्या मैं उनको पे ऑफ कर सकता हूँ अपने एसेट्स से अपनी लायबिलिटीज़ को। सो मेरे को ये सब चीज़ें कौन बताएगी? बैलेंस शीट बताएगी कि मैं, मेरी औकात क्या है, बेसिकली फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, मेरी औकात क्या है, मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। मैं इस 31/3/2017 को, मैं 31/3/2017 को कहाँ स्टैंड करता हूँ, मेरी क्या औकात है, मेरी फाइनेंशियल वर्थ क्या है। भाई अगर मैं अपने आप को तोलूँ, अपने बिजनेस को तोलूँ पैसों की टर्म्स में, तो भैया मेरा बिजनेस कितने का है वो मेरे को कब पता चलेगा? बैलेंस शीट बना के 31/3/17 को, ठीक है। मेरा बिजनेस कितने का है, कितने का मेरा बिजनेस है, कब पता चलेगा? जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा, ठीक है। सो बेसिकली मेरी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, कितना मैंने गवाया, कितना मैंने कमाया, कितना मैं और कमा सकता हूँ, क्या क्या मैंने कर लिया अपने पास्ट में। सो मेरी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कहाँ मैं स्टैंड करता हूँ, कितना मेरे पास पैसा है, कितनी मेरे बिजनेस की औकात है, कितना मेरा बिजनेस की, अगर मैं आज अपने बिजनेस को बेचूं तो मेरे को कितना बिजनेस का मिल जाएगा, आज मैं बेचूं तो मेरे को कितने पैसे मिलेंगे, कितनी मेरी वर्थ है, कितनी मेरी बिजनेस की औकात है। ये कैसे पता चलेगी मेरे को? अपनी फाइनेंशियल पोजीशन से पता चलेगा। और फाइनेंशियल पोजीशन बोलते हैं इसको। और ये हमें कैसे पता चलेगी? हमें अपनी बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, अपनी अपनी कंपनीज की बैलेंस शीट बना के हमें पता चल जाएगा कि हमारी कंपनी कहाँ स्टैंड करती है, क्या उसकी पोजीशन है, क्या उसकी वैल्यू है, ठीक है ना। ओके सर। असिस्टिंग द मैनेजमेंट, अकाउंटिंग हेल्प करती है मैनेजमेंट को असिस्ट करने में। अकाउंटिंग हेल्प करती है मैनेजमेंट को असिस्ट करने में, कैसे? बाय प्रोवाइडिंग द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू इट, उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग is to assist the management by providing financial information to it। कह रहा असिस्टिंग द मैनेजमेंट का मतलब क्या? बेसिकली मैनेजमेंट को असिस्ट करना। कैसे असिस्ट करना? बाय प्रोवाइडिंग द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू इट, मैनेजमेंट को फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देना, सो दैट वो उस इन्फॉर्मेशन को यूज करके आगे डिसीजन ले सके, आगे उसको यूज कर सके किस चीज में? बैलेंस शीट्स वगैरह, P&L अकाउंट बनाने में, ठीक है।
और वो आगे डिसीजन ले सके कि मेरे को कैसे कैसे अब आगे काम करना है, क्योंकि मेरे को फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। अकाउंटिंग हेल्प करता है, असिस्ट करता है किस चीज में, कि वो मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जा सके, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, जिससे कि वो क्या कर सके, वो डिसीजन ले सकें, कंट्रोल को एक्सरसाइज कर सकें। भाई मेरे को इतना कंट्रोल रखना है, इस जगह इतना कम कंट्रोल है, इस जगह इतना ज़्यादा कंट्रोल रखना चाहिए, ठीक है। और दूसरा हम डिसीजन ले सकें कि हमें कैसे कैसे डिसीजन लेना है, ठीक है। और मैं फ्यूचर में मेरे को कैसे काम करना है, फॉरकास्टिंग करने के लिए, बजट बनाने के लिए। सो अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू असिस्ट द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को असिस्ट करना, असिस्ट बोले तो हेल्प करना, इज टू हेल्प द मैनेजमेंट बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू इट, बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू इट, मतलब मैनेजमेंट को फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू मैनेजमेंट, ठीक है जी। सो बेसिकली एक बार मैं दोबारा बोलता हूं, अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट को असिस्ट करना, ठीक है, मैनेजमेंट को हेल्प करना। कैसे हेल्प करना? बाय प्रोवाइडिंग द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू इट, मतलब बाय प्रोवाइडिंग द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू मैनेजमेंट, मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग कैसे हेल्प करती है मैनेजमेंट को, वो मैनेजमेंट को फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है। अकाउंटिंग मैनेजमेंट को फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है, जो मैनेजमेंट उस फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को यूज करके डिसीजन लेती है, ठीक है, कंट्रोल एक्सरसाइज करती है, अपने बजट्स बनाती है और अपने फोरकास्टिंग करती है कि फ्यूचर में को कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना, ठीक है। सो यहाँ पे मैं ये बात भी लिख देता हूँ, दी मैनेजमेंट often requires, the management often requires financial information for decision making, exercise control, budgeting and forecasting, ठीक है। सो द मैनेजमेंट ऑफन रिक्वायर्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन में, मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्यों चाहती है? इसलिए चाहती है सो दैट मैनेजमेंट कैन टेक्स डिसीजन, एक्सरसाइजिंग, कंट्रोल्स, बजटिंग एंड फोरकास्टिंग, ठीक है। तो हिंदी में बात करूं तो अकाउंटिंग हेल्प करती है मैनेजमेंट को फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देने में। उस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज करके मैनेजमेंट क्या करती है, मैनेजमेंट उस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज करके जो अकाउंटिंग ने उसको दी है उसको यूज करके मैनेजमेंट कंट्रोल एक्सरसाइज करती है, डिसीजन लेती है, अपने बजट्स बनाती है कि भी मेरे को फ्यूचर में कैसे काम करना है, और साथ ही साथ वो अपनी फोरकास्टिंग करती है, अभी फ्यूचर में मेरे को अपना फोरकास्ट करना है, ठीक है ना। बजटिंग एंड फोरकास्टिंग एक ही साथ आएंगे। सो फ्यूचर को एनालिसिस करके बजटिंग बनाना बेसिकली, ठीक है ना, बजट प्रिपेयर करते हैं हमें कैसे कैसे आगे काम करना चाहिए, ठीक है। ये तो हमने जो एट्रीब्यूट्स में किया था वही पॉइंट है, कम्युनिकेटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। कम्युनिकेट करना अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन किसको? अपने यूजर्स को। ये तो हमें पता ही है, हमने सीखा था अकाउंटिंग की डेफिनेशन में कि जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको हम कम्युनिकेट करते हैं अपने यूजर्स को, सो दैट दे कैन इजिली टेक डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ दोज इंफॉर्मेशन विच कम्युनिकेटिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स, यूजर्स को दी जाती है, जो ऑब्जेक्टिव है। अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू कम्युनिकेटिंग दी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स ऑफ दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है ना, जो कि एनालाइज करते हैं उसको, हु एनालाइज देम एज पर देयर इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट। मेरे को ये रिक्वायरमेंट है, मैं इस बेसिस पे, देखो सबका नजरिया अलग अलग है देखने का, ठीक है ना, क्योंकि सबका जो इंटरेस्ट है वो भी अलग है एंटरप्राइज में। किसी ने किस बेसिस पे इंटरेस्ट, किसी ने किसी बेसिस पे इन्वेस्ट किया होगा, तो किसी ने किसी बेसिस पे। सो सबका नजरिया अलग अलग है देखने का। भाई हर बंदा अपने फायदे के हिसाब से देखेगा ना फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को।
मैं तो अपने फायदे के हिसाब से देखूंगा, आप भी अपने फायदे के हिसाब से देखोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोले तो ट्रायल बैलेंस आपका इसमें पार्ट होते हैं, ट्रायल बैलेंस, P&L और बैलेंस शीट ये पार्ट होते हैं, ठीक है। सो जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होगी मैं यूजर्स को बताऊंगा, जी साहब ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। यूजर्स उस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को देखेंगे, एनालाइज करेंगे और उसको क्या करेंगे, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको चेक करेंगे कि वो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ठीक है भी या नहीं, ठीक है। सो आसान सा पॉइंट है जो हमने डेफिनेशन में किया, ऑलमोस्ट उससे रिलेट करता है कि भाई आपकी जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होगी आप कम्युनिकेट करेंगे किसको, यूजर्स को। लास्ट है हमारे पास प्रोटेक्टिंग बिजनेस नीड्स। बिजनेस नीड्स को हमें क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। बोले तो another objective of accounting is to have records of assets owned by the business। बोले तो रिकॉर्ड्स रखना किसके, उन एसेट्स के जो ओन्ड बाय बिजनेस है, ठीक है जी। सो दोस्तों प्रोटेक्टिंग बिजनेस नीड्स में क्या आएगा, अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू हैव रिकॉर्ड्स ऑफ एसेट्स ओन्ड बाय द बिजनेस। जो बिजनेस के पास अपने एसेट्स हैं, जो बिजनेस के पास अपने एसेट्स हैं उनका रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, ठीक है ना। सो इससे क्या होगा, अगर मेरे पास सारे के सारे रिकॉर्ड्स होंगे मेरे एसेट्स के, अगर मेरे पास मेरे एसेट्स के सारे रिकॉर्ड्स होंगे तो इससे फ्रॉड होने के चांसेस कम हो जाएंगे। मेरे को पता रहेगा कि मेरे पास ये एसेट्स है तो कोई चोरी नहीं कर सकता, ठीक है ना। मतलब कंपनी के अंदर चोरी नहीं कर सकता, फिजिकली तो चोरी कर सकते हैं, बट अगर आपके पास लिस्ट है कि आपके पास ये सारे के सारे आपके पास एसेट्स हैं जो कंपनी ने खुद खरीदे, ठीक है ना। सो इससे क्या होता है, फ्रॉड होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, अपने बिजनेस की नीड्स को प्रोटेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। आप अपने बिजनेस की नीड्स को प्रोटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मैं लिख देता हूँ विच another objective of accounting is to have records of the assets owned by the business which enables the management to another objective of accounting is to have records of assets owned by the business। आपको रिकॉर्ड रखना है एसेट्स का जो बिजनेस ने ओन किया, मतलब बिजनेस ने जो खरीदे हैं एसेट्स उसका आपको रिकॉर्ड रख के चलना है, ठीक है। जो भी बिजनेस ने एसेट्स खरीदे हैं आपको उसका रिकॉर्ड रख के चलना है। इससे क्या होगा, इससे होगा विच इनेबल्स द मैनेजमेंट टू प्रोटेक्ट एंड एक्सरसाइज कंट्रोल। इससे क्या होगा, इससे मैनेजमेंट क्या कर सकती है, मैनेजमेंट इजीली प्रोटेक्ट कर सकती है अपने एसेट्स को और कंट्रोल लगा सकती है अपने एसेट्स के ऊपर कि भाई ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए और ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो इससे क्या होगा, अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग क्या है, फिर से पढ़ रहा हूँ, इज टू हैव रिकॉर्ड्स ऑफ एसेट्स ओन्ड बाय द बिजनेस विच इनेबल्स द मैनेजमेंट टू प्रोटेक्ट एंड एक्सरसाइज कंट्रोल। प्रोटेक्टिंग बिजनेस नीड्स में क्या होता है, जो भी बिजनेस के अपने एसेट्स हैं जो बिजनेस ने खरीदे हैं उसको मेरे को क्या करना है, उसको रिकॉर्ड्स रखना है, उसका मेंटेन रिकॉर्ड रखना है, मतलब उसके बिल्स वगैरह वाउचर्स वगैरह मेरे पास प्रॉपर होने चाहिए। तो इससे मैं क्या कर सकता हूँ, इससे मैं अपने अकाउंट्स के रिकॉर्ड्स रख सकता हूँ, सॉरी अपने बिजनेस के जो मैंने एसेट्स खरीदे हैं, जो मेरे बिजनेस ने एसेट्स खरीदे हैं उसके मेरे को रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं प्रॉपरली। रिकॉर्ड कैसे मेंटेन होते हैं, हमें प्रॉपर एंट्री करनी है जैसे जैसे बिजनेस में आएगा, जो भी वाउचर जो भी बिल मिलेंगे उसको प्रॉपरली तरीके से फाइल में रखना है, संभाल के रखना है। सो रिकॉर्ड्स आप मेंटेन करोगे अपने एसेट्स का जो बिजनेस ने ओन किए, इससे क्या होगा, इससे वो मैनेजमेंट को इनेबल कर देगा, मैनेजमेंट को क्या कर देगा, इनेबल कर देगा कि वो कंट्रोल रख सके इसके ऊपर,
किसके ऊपर, अपने एसेट्स पे कंट्रोल रख सके और आगे फ्यूचर में डिसीजन ले सके और इनको प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है ना, क्या कर सके, वो अपना कंट्रोल रख सके। कौन, मैनेजमेंट। अगर मेरे पास प्रॉपर रिकॉर्ड्स होंगे अपने बिजनेस के, अपने बिजनेस एसेट्स के अगर मेरे पास प्रॉपर रिकॉर्ड्स होंगे तो इससे क्या होगा, इससे मैनेजमेंट जो है उस एसेट्स को प्रोटेक्ट कर सकती है, प्लस वो क्या कर सकती है, उसको एक्सरसाइज कंट्रोल रख सकती है इसके ऊपर कि भाई इस एसेट के ऊपर धोखेधड़ी होने के चांसेस हैं, या ये वाला एसेट ठीक से काम नहीं कर पा रहा, या इस एसेट को ये वाला इंसान जो है गलत तरीके से यूज कर रहा है, तो मैं कंट्रोल एक्सरसाइज कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को पता होगा ना कि मेरे पास ये वाला एसेट है। जब मेरे पास रिकॉर्ड्स ही मेंटेन नहीं होंगे तो मेरे को पता कैसे होगा, हाउ वुड आई नो कि मेरे पास ये वाला एसेट है या नहीं। ठीक है ना, तो अगर मेरे पास रिकॉर्ड्स मेंटेन है तभी तो मेरे को पता चलेगा कि मेरे पास ये वाले एसेट है। जब मेरे पास रिकॉर्ड्स ही मेंटेन नहीं है तो मेरे को पता नहीं चलेगा कि मेरे पास कौन से एसेट है या कौन से एसेट नहीं है। सो इसलिए बिजनेस की नीड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, बिजनेस की नीड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास रिकॉर्ड्स होना बहुत जरूरी है। इससे मैनेजमेंट को क्या, मैनेजमेंट के इससे मैनेजमेंट को फायदा मिलता है। किस चीज का फायदा मिलता है कि मैनेजमेंट अब आगे फ्यूचर में कंट्रोल लगा सकती है और अपने एसेट्स को प्रोटेक्ट कर सकती है। ठीक है, सो बिजनेस की नीड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये किया जाता है मैनेजमेंट द्वारा कि भैया प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करो। इससे मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि हमारे पास ये एसेट्स हैं, सो दैट मैनेजमेंट कैन इजीली कंट्रोल दी एसेट्स एंड इजीली प्रोटेक्ट दी एसेट्स एंड अदर इन्फॉर्मेशन। उसको अदर इन्फॉर्मेशन को भी तो प्रोटेक्ट कर सकती है कि भाई किसको ये वाली इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए, किसको नहीं जानी चाहिए, वो भी मैनेजमेंट देखेगी अपने हिसाब से। ठीक है ना, तो सिंपल सी बात, बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, बिजनेस की नीड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे। रिकॉर्ड्स मेंटेन करोगे, इससे मैनेजमेंट को फायदा मिलेगा। मैनेजमेंट क्या कर पाएगी, इससे मैनेजमेंट जो है आपके एसेट्स पे कंट्रोल रख पाएगी। ठीक है, दूसरा आपके एसेट को प्रोटेक्ट कर पाएगी। ठीक है जी दोस्तों, ये था हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग का टॉपिक और होपफुली आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। हमारी स्पीड मेरे हिसाब से ठीक थी और बाकी का नेक्स्ट क्लास में करते हैं कंटिन्यू। इतना पढ़ के रखिए, प्लस पिछला भी पढ़ के रखिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, फिर बाय बाय, गुड इवनिंग।